आज जो हम पलक झपकाते ही मोबाइल से कहीं भी पैसे भेज देते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए आज हम बात करते हैं बैंकिंग इतिहास के बारे में। भारत में एंशिएंट पीरियड में साहूकार और श्रेणियां दो मुख्य रूप से बैंकिंग व्यवस्थाएं चलाती थी। इसके उदाहरण ऋग्वैदिक काल में लोन यानी कि ऋण के एग्जाम्पल हमको देखने के मिलते हैं। वैसे ही चाणक्य की अर्थशास्त्र में आदेश का उल्लेख मिलता है, जो कि सीधा संबंध है बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि चेक की तरह काम करता था। और वैसे ही मनुस्मृति में भी हमको इंटरेस्ट रेट की, एक राजा कितना इंटरेस्ट रेट रख सकता है, ब्याज रख सकता है अपनी जनता के ऊपर, उसका उल्लेख मिलता है। मेडिवल पीरियड में एक तो श्रॉफ और दूसरा सेठ नाम बहुत प्रसिद्ध थे। इस काल में हुंडी और इंडिजिनस बैंकर ज्यादा हुंडी एक तरह का लेटर यानी कि पत्र होता था। इसमें क्या होता था कि कोई एक व्यक्ति दिल्ली के शॉप से एक हुंडी खरीद लेता था। मान लीजिए वो 1,000 रुपए की हो और वह वेस्ट बंगाल गया, तो उसने वहां के किसी शॉप को वही हुंडी पत्र दिखाकर अपने 1,000 रुपए, ऐसे में लोगों को जब रास्ते में जो लूटपाट का खतरा होता था उसका डर खत्म हो गया था। वैसे ही इंडिजिनस बैंकर में क्या होते थे? इंडिजिनस बैंकर मारवाड़ी, चेटियार या फिर जैन व्यापारी जो थे, यही लोग खेती और व्यापार के लिए कर्ज देते थे। ये एक तरह से इंडिजिनस यानी स्वदेशी या व्यक्तिगत बैंकर के रूप में कार्य करते थे। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, यूरोपीय कंपनियों की शक्तियां बढ़ी, ऐसे में भारतीय अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम था वह टूटने लगा और एक नया सिस्टम आया जो कि एजेंसी हाउस या आधुनिक बैंकों की तरह कार्य करता था। तो आखिरकार बैंक है क्या? बैंक वित्तीय संस्थाएं यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जिनके मूल रूप से दो कार्य होते हैं। एक तो धनराशि जमा करना और दूसरा ऋण देना यानी कि लोन देना। 1770 में सबसे पहला बैंक भारत में बना, जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना गया, लेकिन यह कोई बहुत सफल नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति के बाद अंग्रेजों ने 3 बैंक बनाए, जो कि प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाने गए। सबसे पहला बैंक जो था 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया और 1840 में, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 यानी कि 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया। इन तीनों बैंकों को ही, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास को ही प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना गया। इसके बाद 1925 में हिल्टन यंग या हिल्टन कमीशन बनाया गया, जो कि रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। इसकी सिफारिश पर ही आरबीआई एक्ट 1934 पारित हुआ, जिससे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके साथ ही भारत में 1906 में स्वदेशी आंदोलन बहुत तेजी से चल रहे थे, तो ऐसे में भारतीयों के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उन्होंने स्वदेशी बैंक बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रथम भारतीय बैंक था जो कि पंजाब नेशनल बैंक था, जिसमें सारे निवेशक भारतीय ही थे। और इसका एक और उदाहरण है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा है। पीएनबी 1894 और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बनाया गया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, जो कि प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में जाने जाते थे, इनको 1921 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि आगे चलकर एसबीआई के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रेसिडेंसी बैंकों के मर्जर से ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत 26 जनवरी 1950 को इंपीरियल बैंक जो कि था नेशनलाइज्ड कर लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, और इसे 1955 में एसबीआई एक्ट को पारित करके इसे एसबीआई बना दिया गया। 1955 में एसबीआई एक्ट पारित करके इसका नाम एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1956 में 8 बैंक्स का मर्जर एसबीआई में कर दिया गया। उसके बाद से एसबीआई एज अ ग्रुप वर्क करने लगा। तो अब बात हम करते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन के ऊपर। बैंकों का नेशनलाइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि भारत में प्राइवेट बैंक सिर्फ अमीर व्यापारियों को लोन दे रहे थे, गरीबों और किसानों का हाथ खाली था। ऐसे में सरकार ने बदलाव को महसूस किया, तो सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को, जो कि क्लास बैंकिंग के रूप में कार्य कर रही थी, उसने मास बैंकिंग की ओर बढ़ाने के लिए कार्य किया। यानी कि बैंक जो कि क्लास बैंकिंग अर्थात महलों में जो लोग रहते थे या अमीर थे, उनसे बैंकिंग का जो एम है, लक्ष्य है, उसको हटाकर मास बैंकिंग की ओर यानी कि झोपड़ियों और गरीबों की ओर कर दिया। तो इसीलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका सबसे पहले उदाहरण जो है 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब किया गया तब देखने को मिला, और दूसरी बार 1969 को 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब किया गया तब देखने को मिला। इसी तरह 1980 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अतिरिक्त 1994 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो कि था उसको पीएनबी में शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीयकरण के कारण क्या थे? तात्कालिक समय में राष्ट्रीयकरण
के कारण मूलतः वित्तीय समावेशन था ताकि गरीबों तक बैंक की व्यवस्थाएं पहुंचाई जा सके। इसके अलावा रूरल क्रेडिट भी था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोन दिया जाए, अब सिर्फ अमीरों और व्यापारियों तक ही ना उसकी पहुंच रहे। और लैंडिंग जो थी यानी कि लोन था वह प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर को भी मिले। आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण आया, तो उसकी वजह से आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत तेजी से बढ़े और प्राइवेट बैंक्स की भी एंट्री इसी समय हुई। और बैंक्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी जो पूरे विश्व में उस समय तात्कालिक समय में कॉन्टेम्परेरी पीरियड में जो चल रही थी उसको भी अपनाया गया। तो लिबरलाइजेशन ने भी काफी हद तक बैंकों को बूस्ट अप किया। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक, इसको आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया। उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर सर ऑबसर्न स्मिथ बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड कर लिया गया। और आरबीआई जो कि स्टैच्यूटरी यानी कि सांविधिक संस्था है, क्योंकि आरबीआई को एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर जो कि वर्तमान में मुंबई में है और मुंबई जो कि है वो है 1937 में बनाया गया। इससे पहले आरबीआई जब गठित हुई थी 1934 को, तब से लेकर 1937 तक इसका कार्यालय कलकत्ता में रहा था, बंगाल में। आरबीआई जो कि भारत सरकार के अधीन वर्तमान में कार्य करती है और वर्तमान समय में भारत में आरबीआई के गवर्नर जो कि 26वें हैं संजय मल्होत्रा हैं। आरबीआई के एक गवर्नर के अतिरिक्त 4 गवर्नर पूर्णकालिक होते हैं और 4 गवर्नर जो कि सरकार के द्वारा नामित होते हैं। आरबीआई के स्थानीय बोर्ड यानी कि रीजनल बोर्ड भी होते हैं, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में स्थापित है। आरबीआई के कार्यों पर नजर डालते हैं। आरबीआई भारत सरकार और राज्य सरकारों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है यानी कि लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति बनाने का भी कार्य करता है। आरबीआई भारत में बैंकिंग सिस्टम यानी कि बैंकिंग प्रणाली के जो रूल्स और नियम विनियम है वह भी बनाता है। आरबीआई एनबीएफसीज को भी कंट्रोल करता है, उनके भी नियम विनियम बनाता है। इसके अतिरिक्त आरबीआई नोट भी जारी करता है, 1 रुपए का नोट छोड़कर, क्योंकि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। आरबीआई के नोट 4 जगह छापे जाते हैं, जिनमें एक है देवास यानी कि जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा है नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा है मैसूर कर्नाटक में और चौथा है सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। टाइप्स ऑफ बैंक्स में देख सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ बैंक्स में मूलतः बैंक्स को शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में बांटा गया है। तो आइए हम इसके बारे में अब देखते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वे बैंक्स होती हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 की 2nd शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसमें नहीं शामिल हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक को सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर की शर्तों को मानना पड़ता है, किंतु बैंक आरबीआई के पास अपने एसएलआर जो है रखे, यह रखने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे बैंक्स नॉन शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं उनमें बाध्यता होती है। शेड्यूल्ड बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट के 2nd अनुसूची में शामिल होते हैं। तो अब शेड्यूल्ड बैंक को हम वर्गीकृत करते हैं यानी कि इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसमें वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक, और दूसरे होते हैं आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, और थर्ड जो कि होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, और चौथे स्मॉल फाइनेंस बैंक, और पांचवा पेमेंट बैंक। इसके अतिरिक्त डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक तो सार्वजनिक बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और दूसरे प्राइवेट बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वह बैंक्स आते हैं जिनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा होती है, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ईटीसी। और वहीं अगर हम नजर डालें निजी बैंक्स के ऊपर तो उसमें आते हैं इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक। इंडियन बैंक में आप प्राइवेट बैंक्स में देख सकते हैं जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है और कोटक बैंक भी है। अगर हम देखें प्राइवेट बैंक्स में फॉरेन बैंक्स भी होते हैं यानी कि एचएसबीसी जो कि चाइना का बैंक है, सिटी बैंक यूएस का है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि ब्रिटेन का है। आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अभी 2026 में इनकी संख्या 43 से घटाकर 28 कर दी गई है। और इनमें अगर ऑनरशिप की बात करें तो इसमें ऑनरशिप में 50% हिस्सेदारी केंद्र की होती है, 35% हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर बैंक की होती है और 15% हिस्सेदारी राज्य की होती है। आरआरबी गोवा और सिक्किम में स्थापित नहीं हुए हैं। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, आरआरबी एक्ट 1976 के तहत। आरआरबी का लक्ष्य जो कि एम है ग्रामीण आबादी को बैंकिंग सिस्टम तक जोड़ना। कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि सहकारी बैंक्स जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, शहरी सहकारी बैंक्स हैं
यह मल्टी स्टेट सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत कार्यरत हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक से अधिक राज्यों में कार्य कर सकते हैं, जबकि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, राज्य सहकारी बैंक, वह एक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत कार्यरत हैं, लेकिन ये एक राज्य के भीतर ही कार्य कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक्स होते हैं और ग्रामीण स्तर पर सबसे निम्न स्तर पर पैक्स अर्थात प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, जिनको प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति कहा जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को तो आरबीआई के तहत ला दिया गया है, परंतु पैक्स पर अभी भी आरबीआई का नियंत्रण नहीं है। अगला है स्मॉल फाइनेंस बैंक अर्थात लघु वित्तीय बैंक। इनकी शाखाएं ग्रामीण और शहरी यानी कि रूरल और अर्बन क्षेत्रों में खोली जा सकती हैं, लेकिन 1/4 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोली जा सकती हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं डिपॉजिट जमा राशि एक्सेप्ट कर सकते हैं और यह डेबिट कार्ड और चेक बुक भी जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंकों की तरह CRR और SLR भी ये जमा करते हैं। यह ऋण भी जारी करते हैं अर्थात क्रेडिट भी जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट जारी करने पर एक शर्त होती है कि 75% यह प्राथमिकता यानी कि प्राइमरी सेक्टर को ही देंगे ऋण। अगला है पेमेंट बैंक यानी कि भुगतान बैंक्स में इनकी शाखाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोली जा सकती हैं, परंतु शहरी क्षेत्रों में यह सिर्फ सेवा केंद्र ही खोल सकते हैं और ये डिपॉजिट भी जमा कर सकते हैं, लेकिन चालू खाता अर्थात करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते के रूप में। इसके अतिरिक्त यह डेबिट कार्ड और चेक बुक भी जारी कर सकते हैं। पेमेंट बैंक लोन जारी नहीं कर सकते हैं और यह NDTL का 75% अर्थात अपनी कुल जमा राशि का 75% SLR के रूप में ही रखेंगे अर्थात सामूहिक तरलता अनुपात के रूप में। डेवलपमेंट बैंक्स वह बैंक्स होती हैं जो विकासात्मक कार्य के लिए जानी जाती हैं, जैसा कि नाबार्ड जो कि कृषि के कार्यों के लिए वित्तीयन करती है, और वैसे ही सिडबी जो कि MSMEs को ऋण प्रदान कराती है। ठीक उसी तरह एग्जिम बैंक भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर कार्य करती है।